तो आजकल हम देखते हैं बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे भी हेल्दी फूड, रीड योर फूड लेबल। तो आप आगे पढ़ के खरीद लेते हो कि ये ओट्स हेल्दी हैं, पीछे हम देखते नहीं है उसमें क्या है। तो ऑयल्स हेल्दी नहीं होते ना, करेक्ट? ऑयल आप यूज कर रहे हो और कितनी अमाउंट में आप यूज कर रहे हो। ओके। इफ आई से हेल्दी ऑयल, कोकोनट ऑयल इज ऑल्सो हेल्दी, जबकि Okay. बोला जाता है कि बिल्कुल नहीं खाना है, कोकोनट ऑयल से हार्ट डिजीज होता है। बट इट हैज लॉट ऑफ मुफाज which we say mono unsaturated fatty acid and branched amino acids which are very good. Okay. Desi ghee is also good. Okay. Olive oil is good. Mustard oil जो शुरू से यूज करते आते हैं घरों पे, मस्टर्ड ऑयल ऑल्सो। सेसमे ऑयल इज गुड। वी हैव टू अवॉइड ऑयल्स लाइक डालडा ऑयल Okay. एंड रिफाइंड ऑयल्स आर नॉट गुड बिकॉज बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग होती है उनकी, ब्लीचिंग एजेंट्स, केमिकल्स, उनको पैलेटेबल फॉर्म में लेके आने के लिए। आपने कहा टू द सेंटर ऑफ द चेस्ट, बट हार्ट तो थोड़ा लेफ्ट साइड होता है ना? नहीं, हार्ट का जो टिप होता है वो लेफ्ट साइड पे होता है। ओके। सो हार्ट इज लाइक दिस, ओके। so you have to compress it over here, ओके। तो अंडर द sternum। जो हार्ट फील होता है बेसिकली उसका जो टिप है वो लेफ्ट साइड पॉइंटेड होता है। ओके। तो इसलिए हमें लगता है कि हार्ट हमारा पूरा क्योंकि लेफ्ट साइड पे है। Every 10 seconds, one person dies of heart attack in India. To discuss the same, we have one of the youngest cardiologists who was also awarded the most promising cardiologist of Haryana, Dr. Ankur Gupta with us. Hi, sir. Sir, can you give a little introduction for the viewers? Thank you for this opportunity. I am Dr. Ankur Gupta. I am working as a consultant cardiologist at Paras Health, Panchkula. Okay. So, sir, हार्ट अटैक होता क्या है बेसिकली, अगर आपको बिल्कुल लेमैन को समझाना हो? हार्ट अटैक में बेसिकली जो हार्ट की मसल्स की ब्लड सप्लाई होती है, Okay. उसमें कोई ब्लॉकेज आ जाती है। Okay. जब वो ब्लॉकेज अराउंड 100% होती है तो उस पर्टिकुलर मसल को ब्लड सप्लाई रुक जाती है। Okay. और वो मसल्स इट स्टार्ट्स डाइंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ब्लड सप्लाई एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो उस समय हार्ट अटैक होता है पेशेंट को। सो हार्ट अटैक, कई लोग बोलते हैं जैसे कि आपको माइनर हार्ट अटैक आया या 3 हार्ट अटैक आएंगे, चौथा वाला नहीं आना चाहिए, तो वो क्या लॉजिक होता है? माइनर हार्ट अटैक ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है अभी हार्ट मसल को। ओके। बीच बीच में सिम्टम्स आ रहे हैं बट आप स्टेबल हो। मैसिव हार्ट अटैक, मेजर हार्ट अटैक में बहुत सारा हार्ट मसल को डैमेज भी हो जाता है। ओके। जिससे कि हार्ट की पंपिंग बहुत वीक हो जाती है और हार्ट फेल होने का रिस्क भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो पहले माइनर हार्ट अटैक आएगा फिर मेजर, ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा जरूरी नहीं है। एट टाइम्स यू माइट एक्सपीरियंस अ फ्यू सिम्टम्स विद लाइक चेस्ट पेन और इजी फटीगेबिलिटी, ब्रीदिंग इश्यूज, ओके। जो माइनर हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो। लेकिन जरूरी नहीं है ऑल ऑफ अ सडन आल्सो यू कैन हैव अ मैसिव हार्ट अटैक। ओके। तो ऐसा कुछ काउंट वाला नहीं है? नथिंग लाइक तो दैट। वो मिथ है कि जैसे लोग मिथ बोलते है, हैं। बट अगर पहले एक बार माइनर या मेजर हार्ट अटैक आ चुका है तो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि यू विल हैव एन अनदर हार्ट अटैक। अनदर हार्ट अटैक। क्यों आर वी एज डॉक्टर्स नॉट एबल टू रिमूव दैट ब्लॉकेज, ऐसा होता है क्या? Blockages can be removed only if interventions are done. Okay. If patient visits the doctor on time Okay. and proper diagnosis has been made and uh, we go ahead with the treatment. So that's the only way we can remove the blockages. बट आपने कहा ना अभी कि जैसे कि अगर सो इफ यू गेट वन मेजर हार्ट अटैक और माइनर हार्ट अटैक तो आपके सेकंड हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। बढ़ जाए। तो इफ आई गेट अ हार्ट अटैक तो पर्सन विल ऑब्वियसली विजिट अ डॉक्टर ना। तो उसमें लाइक इज देयर अ वे टू नो कि कहां पर हार्ट अटैक है, See, मतलब कहां पर once ब्लॉकेज है? when the person will visit the doctor, basic tests are done like ECG and Okay. echocardiogram, troponin test होता है जिससे कि पता चलता है कि हार्ट अटैक मेजर माइनर हार्ट अटैक है कि नहीं। ओके। एंड उसके बाद कार्डियोलॉजिस्ट में आस्क यू टू गेट एन एंजियोग्राम डन। ओके। एंजियोग्राम होता है बेसिकली हार्ट की आर्टरीज का एक तरह से सिटी स्कैन या एक्सरे टाइप होता है जिसके अंदर कंट्रास्ट इज इंजेक्टेड इनसाइड द हार्ट। ओके। और जो आर्टरीज हैं उनकी पिक्चर्स बन के आ जाती हैं स्क्रीन पे। उसमें पता चलता है कि आपको कितनी ब्लॉकेज है। ओके। अगर मेजर ब्लॉकेज है, डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पे ब्लॉकेज है, किस टाइप की ब्लॉकेज है, तो आपके कार्डियोलॉजिस्ट आपको एडवाइस करेंगे या तो मेडिसिन पे आप कंटिन्यू रखिए या उसके लिए आगे सर्जरी, स्टेंटिंग, तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ओके। सो आपने कहा जैसे कि वो इमेज बन के आ जाती है आर्टरीज की, तो पता चल जाता है ब्लॉकेज का है, तो ये एक हेल्दी पर्सन भी करवा सकता है? हेल्दी पर्सन भी करा सकते हैं। हेल्दी पर्सन के लिए हम एक सिटी एंजियोग्राम भी करा सकते हैं जिसमें एडमिशन की जरूरत नहीं होती है। इट्स Okay. बेसिकली अ सिटी स्कैन ऑफ हार्ट आर्टरीज। तो वो वॉक इन प्रोसीजर होता है। यू Okay. जस्ट गो एंड गेट इट डन फ्रॉम अ रेडियोलॉजी सेंटर इफ दे आर डूइंग दैट सिटी एंजियोग्राम। ओके। तो उससे पता चल जाएगा कि अगर मेरे को ब्लॉकेजेस या चांसेस हैं तो। उससे पता चल जाता है। और हाउ डू वी रिस्क, लाइक इज देयर अ वे टू रिमूव दैट ब्लॉकेज सिटिंग एट होम या कुछ ऐसा?
See, blockages cannot be removed at home. Okay. If you have blockages, then there is certain medication that you need to take to Okay. stabilize those blockages. Blockages can't be removed. अच्छा, तो they cannot be removed. No. Permanent. No, they can't be removed like this. If surgery is done or a stenting can be done, then only those blockages are removed in that. Okay. आप stenting बोल रहे हो, stenting होता क्या है basically? स्टेंटिंग एक छोटा स्प्रिंग जैसा होता है एक स्टेंट। Okay. अगर बहुत ज्यादा मेजर ब्लॉकेज है और आपके कार्डियोलॉजिस्ट को लगता है कि यू शुड अंडरगो अ स्टेंटिंग, तो उस ब्लॉकेजेस को क्लीन करके आर्टरीज में देन अ स्टेंट इज प्लेस्ड इन दैट पर्टिकुलर आर्टरी, Artery. और फिर दोबारा उसमें ब्लॉकेज होने के चांस मिनिमम हो जाते Minimum हो हैं, जाता तो है. ब्लड फ्लो उसमें से रिस्टोर हो जाता है। Okay. Okay. So basically a spring is added to the artery. It's kind of a spring, अच्छा. a metallic stent is there. Okay. It looks like a spring, not exactly a spring. ओके, तो हमने इतनी डिस्कशन करी, आपने ईसीजी का भी नाम लिया था. सो ईसीजी तो अब सब स्मार्ट वॉचेस में भी आ रही है, तो डज इट रियली टेल यू कि आपको हार्ट अटैक आने वाला है या नहीं, और इज इट हेल्पफुल? नो, स्मार्ट वॉच की ईसीजी से आप जस्ट अपने हार्ट की कितनी स्पीड है, जैसे कि पल्स रेट है, हार्ट बीट है, वो आप पता लगा सकते हो, या फिर सर्टेन स्मार्ट वॉचेस कैन गिव यू एन इंडिकेशन ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन. एट्रियल फिब्रिलेशन इज इर्रेगुलर हार्ट बीट. ओके. तो वो बता देती हैं कि आपकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा है, आपको सडन अटेंशन की जरूरत है, यू नीड टू गो टू हॉस्पिटल. ओके. देयर आर चांसेस इफ यू आर गेटिंग एन एट्रियल फिब्रिलेशन, तो उसमें एट्रियल फिब्रिलेशन का पता चल जाता है. इर्रेगुलर हार्ट बीट, इरेगुलर हार्ट बीट भी हार्ट अटैक से रिलेटेड है? इट कैन बी, इट कैन नॉट बी. ओके. ब्लॉकेजेस की वजह से कई बार इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है. इरेगुलर हार्ट बीट होने के और भी बहुत सारे चांसेस हैं. ओल्ड एज में इरेगुलर हार्ट बीट कॉमन है. ओल्ड एज भी एक अलग से रीजन है कि इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है. उसमें ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है. ओके. या बहुत ज्यादा फास्ट हार्ट बीट हो तो हार्ट फेलियर का रिस्क हो जाता है. ओके. तो वो स्मार्ट वॉचेज इतना ही आपको बता पाती हैं कि अगर बहुत ज्यादा हार्ट बीट है, इरेगुलर. Certain incidences we have seen in TV or read in newspapers that किसी पर्टिकुलर पर्सन को एप्पल वॉच से पता चल गया कि उसकी एट्रियल फिब्रिलेशन बहुत ज्यादा थी एंड वो सडनली हॉस्पिटल गए एंड दैट सेव्ड देयर लाइफ. तो बट इट डजंट टेल यू कि आपको हार्ट अटैक है या आने वाला है. ओके. सो आपने कहा कि ब्लॉकेजेस इरिवर्सिबल है, तो प्रिवेंट करने के लिए फूड वुड हेल्प, लाइक व्हाट काइंड ऑफ फूड यू ईट, डाइटरी हैबिट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्दी लाइफस्टाइल. हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है? हेल्दी लाइफस्टाइल आपने टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, बहुत ज्यादा चलना. अब स्टेप्स की हम बात करते हैं कि कितने स्टेप्स हमें लेने हैं. कोई 8,000 स्टेप्स कहता है, कोई 10,000 स्टेप्स कहता है. अगर आप देखोगे पहले स्टेप्स का कॉन्सेप्ट था ही नहीं. करेक्ट. तो पहले तो क्या था, आपको हर जगह चल के ही जाना है, तो स्टेप्स काउंट में आते नहीं था. आपने डेली एक्टिविटी में 15, 20, 30,000 स्टेप्स वैसे ही हो जाते थे. तो एक स्टेप्स का फंडा थोड़ा सा स्मार्ट वॉचेस की कंपनीज ने भी उसको डाल दिया है कि आप उसको मॉनिटर करते रहोगे तो उनकी सेल भी बढ़ेगी. बिल्कुल. बट डेफिनेटली जितना आप चलोगे उतना आपके लिए अच्छा है. सेकंड इज स्ट्रेस. ओके. आज की लाइफ में ऑलमोस्ट एवरी पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस. स्ट्रेस हैज बिकम अ मेजर कंट्रीब्यूटरी फैक्टर फॉर सो मेनी डिजीजेस, नॉट जस्ट द हार्ट डिजीज. ओके. देन स्मोकिंग इज अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज. ओके. एंड हेल्दी फूड हैबिट्स. तो आजकल हम देखते हैं बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे भी हेल्दी फूड, रीड योर फूड लेबल. तो आप आगे पढ़ के खरीद लेते हो कि ये ओट्स हेल्दी हैं, पीछे हम देखते नहीं है उसमें क्या है. ओके. तो कोई उसका लेबल ग्रीन कलर का होता है कि इट्स अ हेल्दी बिस्किट, बट आप पीछे देखोगे वो उससे ज़्यादा अनहेल्दी कुछ नहीं होगा. तो ये लाइफस्टाइल चीज़ों में आते हैं. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, दीज थिंग्स आई फील शुड बी. So, आपने लेबल की बात करी थी, तो लेबल में ऐसी कौन सी चीज है जो मतलब देख के हमें वो चीज नहीं लेनी चाहिए? ऐसा कोई इंग्रेडिएंट है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेबल्स कैसे डालने हैं, उसमें जो सबसे पहली चीज होती है वो मैक्सिमम कंटेंट की होती है लेबल में. तो ये रूल है कि फॉर एग्जांपल इफ कोल्ड ड्रिंक, तो कोल्ड ड्रिंक में सबसे पहली चीज क्या होगी? अगर उसमें वाटर की क्वांटिटी सबसे ज्यादा है तो दे विल राइट वाटर. फिर सेकंड में क्या होगा? जैसे शुगर, तो शुगर होगा. तो वी शुड अवॉइड थिंग्स दैट हैव मैदा, रिफाइंड फ्लावर हो गया, शुगर है, पाम ऑयल, टू मच सॉल्ट, एडिटिव्स. तो वही चीजें लो जिसमें मिनिमम इंग्रेडिएंट्स हो, लाइक 4, 5, मैक्सिमम 6 इंग्रेडिएंट्स. जितने ज्यादा उसमें इंग्रेडिएंट्स आएंगे, प्रोसेस्ड फूड होगा. बहुत चीजें देखने में लगती हैं कि वो हेल्दी हैं, बट दे आर हाईली प्रोसेस्ड फूड. वी शुड अवॉइड प्रोसेस्ड फूड. जितना मिनिमम सिंपलर फॉर्म में फूड होगा, दैट्स बेस्ट.
करेक्ट। तो आपने इसमें ऑयल्स की भी बात करी। सो ऑयल में मैंने बहुत सारी एड्स देखी हैं कि इट इज गुड फॉर योर हार्ट, ऐसे ऐड आती थी कि दिस इज बेटर फॉर योर हार्ट, गुड फॉर योर हार्ट, और फिर वो हार्ट बनाता था ग्रीन कलर का। तो ऑयल्स हेल्दी नहीं होते ना, करेक्ट? कौन सा ऑयल आप यूज कर रहे हो और कितनी अमाउंट में आप यूज कर रहे हो? ओके। इफ आई से हेल्दी ऑयल्स, कोकोनट ऑयल इज ऑल्सो हेल्दी, जबकि ओके। बोला जाता है कि बिल्कुल नहीं खाना है, कोकोनट ऑयल से करेक्ट। हार्ट डिजीज होता है। बट इट हैज लॉट ऑफ MUFAs, which we say mono unsaturated fatty acid, and branched amino acid, which are very good. ओके। Desi ghee is also good. ओके। So olive oil is good. देन मस्टर्ड ऑयल, जो शुरू से यूज करते आते हैं घरों पे, मस्टर्ड ऑयल इज ऑल्सो, सेसमे ऑयल इज गुड फॉर कुकिंग। वी हैव टू अवॉइड ऑयल्स लाइक डालडा ऑयल ओके। एंड रिफाइंड ऑयल्स आर नॉट गुड, बिकॉज बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग होती है उनकी, ब्लीचिंग एजेंट्स, केमिकल्स, उनको पैलेटेबल फॉर्म में लेके आने के लिए, ओके। तो दे आर नॉट गुड। आप लिमिटेड क्वांटिटीज में ऑयल यूज करो, एंड देसी घी, मस्टर्ड ऑयल, सेसमे ऑयल, ऑलिव ऑयल, ऑल दीज ऑयल्स आर गुड। आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ केसेस की, और न्यूज़पेपर में बहुत हाईलाइट होते हैं वो केसेस कि 18 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ गया, 22 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ गया, 23 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ गया, जो बहुत यंग एज में। दोज आर वेरी रेयर कंडीशंस, और उसके अंदर कुछ ना कुछ जेनेटिक रोल भी प्ले करता है। ओके। मे बी देयर फैमिली हैज सम हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज इन यंग, कुछ ऐसे कंडीशंस होती हैं, और दे हैव अ वेरी सीडेंटरी लाइफस्टाइल, स्मोकर्स हैं, डायबिटिक्स हैं, उनके अंदर ये रिस्क फैक्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं। डायबिटीज भी अर्ली एज में हो सकती है? हो सकती है। डायबिटीज कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वन इज द अर्ली ऑनसेट डायबिटीज, जो बहुत ही यंग एज में स्टार्ट हो जाती है, इवन ओके। बच्चों में शुरू हो जाती है, ओके। और एडल्ट्स की डायबिटीज होती है, जो कि अब उसकी एज कम हो गई है। वी कैन सी दैट इवन इन यंगर एज ग्रुप ऑल्सो। ओके। तो डायबिटीज एक मेजर रिस्क फैक्टर है। तो आइडली इट इज अबव 40, उससे पहले बहुत केसेस अब देखने को मिलते हैं, बट किसमें होगा, वी कांट टेल ईच एंड एवरी वन टू गो थ्रू टेस्ट ऑल्सो, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल, जैसा मैंने कहा था, मेंटेन करते हैं, यू डूइंग एक्सरसाइजेज रेगुलरली, रनिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपको अपने आप इंडिकेशंस आने लग जाएंगे कि आप सांस फूल रहा है, या आप पहले से ज्यादा थकने लग गए हो। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है, यू कैन गेट योर टेस्ट डन। गॉट इट। सो कमिंग, रोलिंग बैक टू अगेन सेम क्वेश्चन, आपने कहा कि 40 से पहले टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट आर द सिम्टम्स आई विल गेट बिफोर, लाइक अगर मुझे हार्ट अटैक होने वाला है नियर फ्यूचर, 1 महीने में, 2 महीने में, विल आई गेट एनी काइंड ऑफ सिम्टम्स? यू माइट नॉट। ओके। इट कैन बी एकदम भी? एकदम भी हो सकता है। ओके। थोड़ा आपकी किस्मत में भी है। थोड़ा किस्मत। तो व्हाट काइंड ऑफ सिम्टम्स आर देयर अगर लकी? मैंने पहले भी बताया था, कई बार चेस्ट में स्टिफनेस, टाइटनेस फील होती है, बहुत ज्यादा एक्सर्शन पे अगर आपको हो रहा है कि पहले आप इतना चल लेते थे, लेकिन अब इतना चलने में जल्दी थकने लग गए हो, सांस फूलने लग गई है, तो विच वी कॉल एज इजी फटीगेबिलिटी, या ब्रेथलेसनेस ऑन हैवी एक्सर्शन, और मॉडरेट और माइल्ड एक्सर्शन। तो अगर आप पहले वो सिम्टम्स नहीं थे, अब आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ब्रेथलेस फील कर रहे हो थोड़ा भी चलने पे, या थोड़ा सा ज़्यादा चलने पे, और चेस्ट में हैवीनेस है, बहुत ज़्यादा पैल्पिटेशंस फील होती हैं, आपको घबराहट फील होती है कुछ भी एक्टिविटी करते हुए, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो हार्ट डिजीज की तरफ इंडिकेट करते हैं। सो जो आपने सिम्टम्स बताए, सो आई वाज थिंकिंग कि ये तो बहुत मैच करते हैं टू एसिडिटी वाले सिम्टम्स भी, कि यू फील शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, यू फील पेन इन योर चेस्ट। तो इज देयर अ वे टू आइडेंटिफाई कि कौन सा एसिडिटी वाले हैं, कौन से हार्ट अटैक वाले? बहुत ज़्यादा व्हाट आई हैव सीन, पेशेंट्स डू कम टू अस जस्ट कंप्लेनिंग ऑफ ब्लोटिंग, या पेट के ऊपर वाले हिस्से में बर्निंग सेंसेशन, बर्प्स, इवन वॉमिटिंग्स आल्सो, बट दे आर फाउंड टू हैव हार्ट अटैक। ओके। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एसिडिटी है, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप एक बार ईसीजी करा लें। अगर आपने कोई एंटासिड लिया है, उसका इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो एक ईसीजी इज अ बेसिक थिंग, जिसमें करा के आपको एक आइडिया लग सकता है कि हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। Okay. So I have also heard कि CPR is a thing which you give to a patient who is getting a heart attack. तो can you give more information on that कि CPR होता क्या है and how do you give it? CPR is a cardiopulmonary resuscitation. बेसिकली जब हार्ट बंद होता है, चाहे वो हार्ट अटैक से हो
या और किसी हार्ट की कंडीशन की वजह से अगर हार्ट सडनली रुक गया है, द पेशेंट विल कोलैप्स। Okay. बेसिकली हार्ट इज अ सेंट्रल स्टेशन, तो उसकी ब्रेन में, लंग्स, लीवर, किडनी, उसके कहीं पे भी ब्लड फ्लो नहीं करेगा बिकॉज द हार्ट हैज स्टॉप। What I feel is CPR is so important. Everyone should know it. It should be part of the basic curriculum in the school also. Uh, करोड़ों बच्चे हैं जो स्कूल में जा रहे हैं, and even if we start now, we'll have at least one person who knows CPR in the house. Okay. बहुत सारी lives can be saved. CPR is definitely a life-saving technique. A basic CPR सबको आना चाहिए. So if you have seen someone at your home or like in the mall or सड़क पे, if someone has suddenly collapsed, तो there are certain rules of CPR. Okay. First of all, आपने देखना है कि वो कोलैप्स कहाँ पे किया। अगर सड़क के बीच में है तो आपको उसको साइड में लेके जाना है। यू हैव टू चेक योर सराउंडिंग्स आल्सो। ऐसा नहीं है कि आप सड़क के बीच में CPR करने लग गए हो तो आपको भी रिस्क हो जाएगा। Correct. तो इमीडिएटली यू हैव टू कॉल एम्बुलेंस, और इफ देयर इज समवन विद यू, यू आस्क दैट पर्सन टू कॉल एम्बुलेंस, और तब तक आप पेशेंट को साइड पे लेके जाइए। जस्ट चेक द पल्स ऑफ द पेशेंट, या नेक पे हाथ रख के चेक कर सकते हो कि पल्सेशंस है कि नहीं है। हाथ आगे रख के या कान नाक के पास में लाके वो ब्रीथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जस्ट ट्राई टू शेक द पर्सन अ लिटिल। दिस शुड बी डन वेरी क्विकली। अगर वो पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो इन द मीन वाइल द हेल्प ऑफ द एम्बुलेंस कम्स, यू स्टार्ट CPR। CPR में आपने क्या करना है, यू हैव टू सिट, नील डाउन नेक्स्ट टू द पेशेंट। आपने On the patient or next टू द पेशेंट, next यू to हैव the टू patient? नील डाउन नेक्स्ट टू द पेशेंट, और आपने अपनी एल्बोज को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है Okay. शोल्डर की लेंथ में, एंड यू हैव टू मेक अ फिस्ट लाइक दिस। Okay. ठीक है, ये फिंगर्स इसके ऊपर क्रॉस कर लेनी है, एंड पेशेंट की सेंटर ऑफ द चेस्ट में, जो ये स्टर्नम बोन है, सेंटर ऑफ द चेस्ट में आपने ये अपनी रिस्ट रखनी है स्ट्रेट। योर एल्बो शुड बी लॉक्ड। Okay. ठीक है, तो जो फोर्स आएगी वो आपकी शोल्डर से डायरेक्टली आपकी रिस्ट पे आनी चाहिए। Okay. तो शोल्डर से आपने नीचे पुश करते रहना है उसको। Okay. तो कंप्रेशंस शुड बी अराउंड 100 इन अ मिनट। ठीक है, Okay. 100. अप्रोक्सीमेटली Okay. 100 कंप्रेशंस इन अ मिनट। इतनी स्पीड होनी चाहिए। प्रॉपर उसको आपने कंप्रेस करना है और उसको वापस ऊपर रिकॉइल भी होने देना है। Okay. Chest को recoil. चेस्ट को रिकॉइल भी होने देना है, ताकि हार्ट में ब्लड फिर से इकट्ठा हो और वो पंप आउट हो सके जब आप Okay. दोबारा कंप्रेस करोगे। द बेस्ट वे इज कि आप 30 कंप्रेशंस दो और 2 माउथ टू माउथ ब्रेथ दो पेशेंट को। Blow in. ब्लो इन। Okay. बट बहुत बार क्या होता है कि यू आर टू कॉन्शियस, या आप पेशेंट इंजर्ड है, पेशेंट ने वॉमिट किया हुआ है, या एक्सीडेंट केस है, उसके ब्लड है, या सम स्ट्रेंजर यू आर नॉट कंफर्टेबल गिविंग माउथ टू माउथ ब्रेथ, और इसकी वजह से बहुत लोग CPR नहीं भी देते हैं। Okay. तो अगर आपको ऐसा एप्रीहेंशन है, so it's better you just give a compressions, hands only CPR. Just continue the compressions till the help arrives, and this has saved so many lives. Okay. I have few questions. पहला तो आपने कहा to the center of the chest, but heart तो थोड़ा left side होता है ना? नहीं, हार्ट का जो टिप होता है वो लेफ्ट साइड पे होता है। Okay. So heart is like this. Okay. So you have to compress it over here. Okay. तो under the sternum. जो हार्ट फील होता है बेसिकली उसका जो टिप है वो लेफ्ट साइड पॉइंटेड होता है। Okay. तो इसलिए हमें लगता है कि हार्ट हमारा पूरा क्योंकि लेफ्ट साइड पे है। I think ये बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन हुआ है and usually they give, if we give on left, will it give some नहीं, effect? क्यों उससे नहीं। effect ही नहीं होगा? उससे इफेक्ट नहीं होगा ना, बिकॉज वहां पे सिर्फ एक टिप है हार्ट का। Okay. द मेजर हार्ट इज इन द नियर द सेंट्रल पोर्शन, जो सेंट्रल बोन है, Okay. और वो बोन पे आप कंप्रेस करेंगे तो वो पूरा हार्ट को अच्छे से नीचे कंप्रेस करेगी। Okay. My second question is जब blow करते हैं, so I have seen people closing nose. Is that required? हाँ, यू कैन क्लोज द नोज एंड ब्लो इन द माउथ। तो क्योंकि जो आपने एयर ब्लो की है वो पूरी उसकी लंग्स में जाए, Okay. नहीं तो वो नोज से फिर काफी बाहर आ बाहर ही आ जाएगी। जाएगी। Okay. The third was कि I have also heard some cases कि जिसमें a person is giving compression, उसकी वजह से ribs टूट गई and they puncture the heart. तो can that happen? द रिब्स वोंट पंचर द हार्ट। अगर बहुत ज्यादा जोर के कंप्रेशन हो गया, बहुत फ्लेल वीक पेशेंट है, बहुत ही थिन स्टेचर का पेशेंट है, स्पेशली एल्डरली, उनमें बोन्स ब्रेक हो सकती हैं, रिब बोन्स। Okay. रेयर केसेस में दे कैन पंचर द लंग्स। Okay. ठीक है, इवन इन हॉस्पिटल्स व्हेन वी गिव CPR देयर आर चांसेस कि बहुत बार रिब्स ब्रेक हो जाती हैं।
बट उसके डर से वी डोंट हैव टू स्टॉप द सीपीआर. CPR. सीपीआर शुड कंटिन्यू. और CPR रोकना कब है? When the person is able to breathe, When the आपको लगे कि हाँ कुछ लाइफ साइंस आ रहे हैं, पेशेंट ब्रीथ कर रहा है, पल्स वापस आ रही है, even या if it is weak. या इवन इफ इट्स वीक, या पेशेंट थोड़ा सा मूव करना शुरू कर दिया है, देन यू कैन स्टॉप द सीपीआर. या जब तक कि एक्सपर्ट्स एम्बुलेंस आ जाए और उसमें से एक्सपर्ट्स दे टेक ओवर द सीपीआर एंड Okay. टेक द पेशेंट. So even if you, so दो question कि you start the CPR when there is no pulse, correct? Yes. And you stop when there is a little pulse या फिर the person get conscious और या फिर you get major health. Yes. Got it. ठीक है. And so is there a safe distance कि जैसे कि can we note कि कहाँ पर exact CPR देना होता है? Like just on your center of the chest? Yeah, center of the chest. Center of the chest. Center. Got it. Coming to NEET exam जो doctors के लिए होता है. So this year paper was leaked. Do you have any comment on that? See, what I would say कि पेपर लीक होते हैं, ये तो हमें पता ही है. वी नीड अ बेटर एजुकेशन सिस्टम, या जो मोर ऑनेस्ट सिस्टम who's looking after this, ताकि ये ऐसी चीजें ना हो. Because lot of time is wasted. I have seen so many young students जिनका बहुत सारा टाइम इसमें वेस्ट हो गया. एंड एट टाइम्स यू कैन सी फर्स्ट वाला एग्जाम था, दे हैव डन वेल, वो कैंसिल हुआ. नेक्स्ट एग्जाम में ड्यू टू सम रीजन दे कुडंट गो टू द एग्जामिनेशन सेंटर, बीमार हो गए, या इट वाज नॉट जस्ट देयर डे. Correct. So these things should not happen. They are disheartening for the entire education system also, and for the students and their parents also. Correct. So मैंने बहुत बार मूवीज में ऐसा देखा है, कॉमेडी मूवीज में, कि पीपल से कि डॉक्टर ने ये चैप्टर पढ़ा नहीं होगा. तो डज दैट हैपन रियली कि हम बचा नहीं पाए क्योंकि हमने चैप्टर नहीं पढ़ा था? नहीं, ऐसा नहीं है. टिल आर MBBS ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर, हर तरह की बुक, सब्जेक्ट्स, एवरीथिंग हमें पढ़ना होता है. वी आर एक्सपोज टू ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी चैप्टर, बुक्स, ऑल सब्जेक्ट्स. Then internship is done, which is also done in all subjects. So थोड़ा थोड़ा नॉलेज हर सब्जेक्ट का रहता है इंटर्नशिप में भी, एक बेसिक नॉलेज. देन आफ्टर दैट यू चूज योर स्पेशलिटीज. फिर स्पेशलिटीज में आ जाता है कि फॉर एग्जांपल यू हैव चूजन ऑर्थोपेडिक्स एज योर स्पेशलिटी, देन यू आर मोर accustomed and tuned to books and knowledge of orthopedics. और उसके आगे आप फिर सुपर स्पेशलिटी अगर चूज करते हो, लाइक आई हैव चूजन कार्डियोलॉजी, तो यू गो मोर एंड मोर इनटू कार्डियोलॉजी जो आपकी ब्रांच है. बट ऐसा नहीं है कि वो चैप्टर छोड़ दिया था, तो वो पढ़ना तो सब पड़ता है एक टाइम पे. और मैंने ये भी सुना है कि डॉक्टर्स को पूरी लाइफ पढ़ना होता है, तो इज दैट ट्रू? तभी हम बोलते हैं कि इवन इफ समवन एट द एज ऑफ 70 पेशेंट्स देख रहा है, तो हम कहते हैं कि ही इज प्रैक्टिसिंग. तो वी आर लर्नर्स फॉर एंटायर लाइफ. Each patient is different. Correct. कई बार I have seen so many of our seniors, उन्होंने वो कहते हैं 70 या 75 की उनकी एज है, या बहुत सालों की प्रैक्टिस है. दे गेट न्यू पेशेंट्स, चैलेंजिंग केसेस जो पहले कभी नहीं हुए थे. तो और आपको सर्जरीज, स्पेशली इन कार्डियोलॉजी, आपको पता नहीं होता कौन सा पेशेंट या उसकी बॉडी कैसे बिहेव करेगी ड्यूरिंग सर्जरी. सो वी कीप ऑन लर्निंग फ्रॉम ईच अदर. वी अटेंड कॉन्फ्रेंसेज, रीड पेपर्स, publications, so which are published. तो उसमें पता चलता है कि आपको न्यूअर मेडिसिन, न्यूअर टेक्निक्स क्या आ रही हैं, या किस केस में कॉम्प्लिकेशन हुई थी ऐसी और कहीं हो रही हैं कॉम्प्लिकेशंस. अगर हुई थी तो व्हाट दे हैड डन टू मैनेज दोज कॉम्प्लिकेशंस, एंड व्हाट यू कैन डू टू प्रिवेंट दोज कॉम्प्लिकेशंस इन फ्यूचर्स. कॉम्प्लिकेशंस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस, बट वी हैव टू लर्न फ्रॉम देम कि हम नेक्स्ट टाइम जब ऐसा केस आएगा तो उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, या वी कैन हैंडल दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लिकेशन इन अ बेटर वे. Got it. So how long are you practicing वैसे? Post DM, it's been 8 years. Okay. In 2016 I passed my DM cardiology, so it's been 8 years. So have you seen any change in technology उन 8 years में? Is it a major change or कि there is no major change in cardiology? It's been there have been so many changes in terms of medicines, drugs, newer drugs and medicines. They keep on coming, newer techniques, newer instruments, they keep on coming. So it's an ever learning field. Maybe today if I'm telling you कि इस चीज की ये treatment है, ये medicine है, maybe down the line after 2 years, 6 years, it might change completely. So it's an ever evolving field. Got it. Great.
So I have few myths which I have collected. So आपको बस ये बताना है कि is it true or is it false, and if it is true or if it is false, why is it false? So the first myth is कि men usually have more chances of getting a heart attack than women. Up till the age of around 50 years, we can say, till menopause, women have lesser chances than men of heart attack. But once after menopause, due to the hormonal changes, the risk becomes almost equal or even more in More. females. Okay. Heart attacks in females are more debilitating than males. They're more serious in females. But menopause से पहले ऐसा क्या होता है hormones में? Women have more estrogen. Estrogen का Okay. थोड़ा एक protective इफेक्ट रहता है women Okay. की coronary arteries के ऊपर. But it's not that के अगर प्री मेनोपॉजल या फीमेल हैं उनको लगता है कि नहीं उनको हार्ट अटैक नहीं आएगा, ऐसा नहीं है. It can Okay. happen at any age to anyone. Next is कि is it true that drinking red wine is good for heart? Too much alcohol can be bad also for heart. उससे heart weak भी होता है. So limited amount of red wine या कोई भी fermented drinks, vinegars होते हैं, they are almost same. So you can have them. अगर उनसे बहुत ज़्यादा benefit होगा नहीं होगा, it's still questionable. अगर आप just heart health के लिए red wine पी रहे हैं तो it's not a good thing, because if you ask a gastroenterologist, that person will say no amount of alcohol is good for the liver. तो इससे अच्छा तो आप berries वैसे ही कंज्यूम कर लो. ओके नहीं, क्योंकि मैंने ये सुना है कि बहुत अल्कोहल कंपनीज कहती है जो रेड वाइन बेचती है कि रेड वाइन इज बेटर अल्कोहल देन रेस्ट ऑफ द अल्कोहल. जिन हो गया, विस्की हो गई, बिकॉज इट हैज दोस एंटीऑक्सीडेंट्स और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. That's what I said. Now you can have another other fermented drinks or berries you can have, but alcohol no amount is safe longer run में liver के लिए भी. So because they have to sell their products. करेक्ट. तो marketing gimmicks भी होते हैं. ठीक है. So coming to last myth, which is coffee, tea, caffeine. How does this affect your heart? Coffee or coffee contains caffeine and many other good antioxidants. So limited amount of coffee or green tea, they are generally good for your body. But if you drink them in excess, more than 3 to 4 cups of coffee per day is not good. It will increase your heartbeat, your stress levels, acidity, blood pressure can be high. So if you drink around 1 to 3 cups of coffee per day or tea is generally good. 1 to 3 ज़्यादा नहीं हुआ? नहीं 1 to 2 or 3 cups तक भी fine है. Okay, cool. But then कप कितना बड़ा है वो भी डिपेंड करता है. डिपेंड करता है. लस्सी के गिलास में नहीं पीजिए. Okay. Okay. So this is out of science, but love और heartbreak का क्या relation है? हार्ट ब्रेक से स्ट्रेस लेवल्स इंक्रीज होते हैं. Okay. तो वो जरूर आपको हार्ट पे लोड डालेगा. Okay. बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक में आप घर पे हो, यू स्टार्ट बिंज ईटिंग, तो आप और चीजों में अपने आप को रिलैक्स फील करना शुरू कर देते हो. योर स्लीपिंग हैबिट्स विल बी डिस्टर्ब. You might start drinking, smoking, stop exercising, and just confine to a place. So, उससे वो directly or indirectly it can affect that way. Thank you, sir, for it was great having you here. Probably we'll have you again for another set of questions. Thank you. Thank you.